हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो जो अपने जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो है दिशा पब्लिकेशन की बुक है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू है अभी तक के, तो उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जो सभी जो एग्जाम है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड शिक्षक आर एस रीट एलडीसी पीएसआई कनिष्ठ लेखाकार जो है सभी के अंदर उपयोगी है, जिसके अंदर भी जनरल साइंस का जो पोर्शन आता है उसके अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर अपना टॉपिक चल रहा था जिसके अंदर अपने ने मानव मस्तिष्क के बारे में, मानव नेत्र और दृष्टिकोण ये पढ़ लिए थे। अंतरस्त्रावी तंत्र ये चल रहा था, श्वसन तंत्र के बारे में चर्चा की थी। तो चलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपनी जो है स्टार्ट करते हैं। जो अपन पढ़ चुके थे, अपन शायद यहाँ तक पढ़ चुके थे, यहाँ तक लास्ट क्लास के अंदर जो है बाहरी ढांचा यहाँ पे नहीं, तंत्रिका तंत्र यस ये हो गया था। तंत्रिका तंत्र कार्य संवेदनाओं को और बाहरी या आंतरिक ढांचा जो शरीर को सहारा प्रदान करता है वो अपना कंकाल तंत्र होता है। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया था। टूटी हड्डियों की सही स्थिति को किससे ज्ञात होती है? तो एक्सरे से ज्ञात होती है। यहाँ तक अपने प्रीवियस क्लास के अंदर जो है चर्चा कर चुके थे। नेक्स्ट जो है आज अपन पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ल्यूटिनकारी हार्मोन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? ल्यूटिनकारी हार्मोन ये लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन उत्पादन के लिए उद्दीपित करता है। ये एक तंत्रिका हार्मोन, तंत्रिका हार्मोन नहीं है ल्यूटिनकारी। ये ग्राफिक ऊतक से स्रावित है, ये भी नहीं है। अपस्यज के साथ संकर में दर्शाता है, तो ये भी नहीं है। तो ल्यूटिनकारी हार्मोन क्या होता है पहले तो डिटेल्स के अंदर ये देख लेते हैं। ल्यूटिनकारी हार्मोन पुरुषों में अंतराली कोशिकाओं को प्रभावित कर नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसको प्रेरित करता है, जबकि स्त्रियों में ये एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। ल्यूटिनकारी जो है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ावा देने के लिए जो फीमेल होती है उनके अंदर एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन रहते हैं। एक तो मेल के अंदर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो अपने है वयस्क, जो अपने दाढ़ी मूछें आना वो उसी के लिए जो है उत्तरदायी होता है। ठीक है, उसी प्रकार स्त्रियों में जो रहता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है हार्मोन, इनके स्त्राव को जो प्रेरित करता है वो होता है ल्यूटिनकारी हार्मोन। ठीक है, लीडिंग कोशिका मतलब एक लीड करता है, लीड जो है नेतृत्व करता है, नेतृत्व कोशिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वृषणीय हार्मोन्स एंड्रोजन्स का संश्लेषण एवं स्रावण करती है? तो लीडिंग कोशिकाएं अभी अपने देखा है ल्यूटिनकारी जो है, तो ये हो गया अपने सही आंसर। इसको देखते हैं। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतया निःसृत अंडों की संख्या कितनी होती है? निःसृत अंडों जो होते हैं उनकी संख्या होती है 1। मासिक जो ऋतुधर्म होता है उसके दौरान स्त्री का मासिक चक्र जो है 28 दिन का होता है। स्त्री के अंडाशय के क्रमशः बारी बारी से एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है। ठीक है, अंडवानी में पहुंचकर 15वें दिन से 19वें दिन तक रहता है जो ये एक अंडाणु उत्सर्जित होता है। यदि इसी अंतराल में स्त्री संभोग करती है तो अंडाणु निषेचित होकर गर्भाशय में पहुंच जाता है। लेकिन यदि स्त्री इस अंतराल में संभोग नहीं करती है तो वह अगले मासिक धर्म रजो धर्म से बाहर निकल जाती है। तो ये इसकी बेसिक जो है डिटेल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, सुमेलित कीजिए, दे रखा है। ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन जो है स्टर्नम बोलते हैं। कॉलर बोन है क्लेविकल। ठीक है, नी केप पटेला और शोल्डर ब्लेड को बोलते हैं स्केपुला। ठीक है, इस पे स्केपुला। तो ये अपने ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो गया वो राइट हो गया। अस्थि एक ठोस कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, अपन को पता है अस्थि मतलब हड्डी जो भी है, तो जो तंतुओं एवं मैट्रिक्स का बना होता है। मनुष्य के कंकाल में 206 अस्थि होती है, 206 हड्डियां होती है। हाथ के अंदर जो हड्डियां होती है वो 64 है। पैर के अंदर 62 62 और धड़ के अंदर होती है 51 51। खोपड़ी के अंदर 22 हड्डियां रहती है, कान के अंदर 6 और कंठ के अंदर जो है एक हड्डी रहती है। तथा अगर मांसपेशियों की संख्या पूछे तो 639 जो है अपने शरीर के अंदर जो है मांसपेशियां होती है, पेशी जो बोलते हैं। आंतरिक कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। अक्षीय कंकाल जिसके अंदर बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। 80 हड्डियां, 80 हड्डियां इसके अंदर होती है। अक्षीय कंकाल के अंदर सिर के अंदर जो है 29 हड्डियां जिसे बोलते हैं उरोस्थी स्टर्नम। और वो होती है सिर के अंदर तो 29 हो गई 29, उरोस्थी स्टर्नम होती है 1। पसलियां जो अपने रिब्स होती है इधर वो होती है 24, उसकी संख्या 24 है। स्टर्नम अस्थि पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि होती है। जैसे ये पसलियां है इनको आपस में जो जोड़ रखी है, एक इधर से ऐसे पसलियां निकली हुई है और इधर से भी ऐसे पसलियां निकली हुई है। ठीक है, ऐसे तो इनको जो जोड़ने वाली हड्डी है उनको बोलते हैं, उसका नाम है स्टर्नम अस्थि। ठीक है,
पसलियों को आपस में जोड़ती है। ये वक्ष के बीच में स्थित होती है। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। स्टर्नम अस्थि को ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये तो हो गया ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम अस्थि। अनुबंधी अनुबंधीय कंकाल, अपेंडिकुलर स्केलेटन 126, इसके अंदर जो है हड्डियां होती है। ठीक है, पहले आपने देखा अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन, इसके अंदर 80 हड्डियां होती है। ठीक है, और अनुबंधीय के अंदर होता है 126 हड्डियां। मनुष्य की असमंखेला असमंखेला जो कि दोनों भाग अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसके प्रत्येक भाग में केवल एक चपटी व तिकोनी अस्थि होती है, जिसे स्केपुला बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड। इसके आगे का भाग क्लेविकल कहलाता है। ठीक है, और क्लेविकल को कॉलर बोन भी कहते हैं। फीमर तथा टियोफिबुला टिबियोफिबुला जो है के संधि स्थान पर एक गोल अस्थि होती है, जिसे घुटने की अस्थि कहते हैं, नी कैप बोलते हैं। जैसे घुटने के बीच में एक गोल अस्थि रहती है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कहाँ पे देखा होगा, मतलब कहीं कहीं रहता है ना, मशीनों के अंदर या और के अंदर, तो वहां पे जो है गोल जो है बेरिंग टाइप से रहता है। बेरिंग के अंदर भी देखा होगा आपने, गोल गोल जो रहते हैं लोहे के छर्रे, तो बेरिंग को घुमाने के लिए, रोटेशन के लिए काम में आते हैं। रोटेशन जब भी होगा तो एक बीच के अंदर गोल जो है पदार्थ होगा ही वो तो फीमर और टीबियो फिबुला जो है, इसके संधि स्थान पर जो है एक गोल अस्थि होती है, जिसे घुटने की अस्थि बोलते हैं, नी कैप बोलते हैं। इसे घुटने की अस्थि को नाम क्या है? नी कैप या पटेला। पटेला अस्थि दो होती है, अपने दो टांगे दो ही होगी। मनुष्य शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, सबसे लंबी अस्थि अगर पूछा जाए, उरु अस्थि है। ठीक है, और मानव शरीर में जांग की हड्डी या उरु अस्थि जो है, जिसको बोलते हैं फीमर, सबसे लंबी अस्थि होती है। तथा जांग में ग्लूटियस मैक्सिमम, सॉरी, मैक्सिमम सही है, मैक्सिमम सबसे बड़ी पेशी होती है, ग्लूटियस मैक्सिमम पेशी होती है। एवं साइटोरिस जो है सबसे लंबी पेशी होती है। सबसे बड़ी तो होती है ग्लूटियस मैक्सिमम्स, और साइटो साइटोरिस है जो अपने पास सबसे लंबी पेशी होती है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखने से पहले अपन देखिए, ये चट देख लेते हैं डायग्राम जो है, इधर देख रखा है। मेखला एवं अग्रपाद की अस्थियां जो अपने है हाथ के अंदर। ह्यूमरस का सिर, ये इधर ह्यूमरस का सिर हो गया। क्लेविकल जो है, ये हड्डी बाहर निकली हुई है, इसको क्लेविकल बोलते हैं। और ये है अस्फलक, ये अपने हाथ के शोल्डर का जो होता है उसे बोलते हैं। और शोल्डर के नीचे जो है ग्लिनोड्स केविटी, जिसे अंश उलूरवल बोलते हैं। और ये जो है हड्डी, इसका बोलते हैं ह्यूमरस। इसके जो ये दो पार्ट में होता है, इसको बोलते हैं रेडियस बही प्रकोष्ठा, और इसके अल्लना जो है अंतर प्रकोष्ठिका। अंदर वाले जो सिरे को है अल्लना या अंतर प्रकोष्ठिका बोलते हैं। मणिबंदिका ये हो गए इसके, जो अपने ये गिरिया ये होता है मणिबंदिका, मणि जैसा है कुछ, तो ये मणिबंदिका। फिर यहाँ पे हो गया मेटाकार्पल और अंगुलस्थिया। अंगुली की जो अस्थि होगी, अंगुली अस्थि होगी, और ये जो है मेटाकार्पल, ये जॉइंट्स पहले। ठीक है, तो ये हो गया आपने इसका। अब ये है जांग की श्रेणी, जो है सबसे बड़ा पार्ट होता है श्रोणी मेखला। उसके बाद में है श्रोणी उलुक गुआ। ठीक है, उलुक गुआ जो होता है अंदर इनसाइड रहता है, अंदर की साइड, डाउन साइड में। तो ये हो गया आपने। और ये हो गया फीमर, फीमर का सिर। ठीक है, ये फीमर का जो है सिर है। ये सबसे बड़ी हड्डी जो अपने शरीर की होती है, फीमर। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, लंबी हड्डी बोलते हैं इसे, जांग में स्थित होती है। ठीक है, अंतजंगी का, जांग के अंदर जो है हिस्सा रहता है, उसको अंतजंगी का या टीबिया बोलते हैं। बहिजंगी का होता है जो ये बार वाला आवरण रहता है। ठीक है, इसे बोलते हैं बहिजंगी का या फिबुला। इसके बीच में जो ये अपने गिरिया होता है, ग्लूफासिस या फिर अंगुलियास्थिया बोलते हैं इसको। और ये है ये अपने पास मेटाटार्सल। मेटाकार्पल जो है वो अपने हाथों के लिए, मेटाटार्सल जो है अपने पैरों की जो है अस्थि है, उनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने हाथ और जो है पैर के लिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, मानव शरीर में कुल हड्डियां होती है, तो ये बच्चा ही कर देगा। 206 हड्डियां होती है मानव शरीर के अंदर। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, जिसमें अक्षीय कंकाल में 80 तथा अंतरांगीय कंकाल में जो है 126 126 हड्डियां होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो आपने देखा है कहाँ पे होती है, जांग के अंदर होती है, ये रही फीमर। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी। और सबसे छोटी हड्डी होती है जो स्टेप्स होती है, कान के अंदर होती है। ठीक है, स्टेप्स। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है, अपने बात की है। एक शिशु का शरीर 270 से 280 जो है अस्थियां से मिलकर बना होता है। तो एक शिशु रहता है, उसके अंदर जो हड्डियों की संख्या अधिक रहती है, 270 से 280 रहती है।
नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? 280 है। अगर 270 दिया रहता तो वो भी राइट होता। ठीक है, 270 से 280 के बीच में काउंट कर रहे हैं अपन। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ पे होती है? जांग में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में होती है। स्टेप्स अपन ने देखा ही है अभी डिटेल्स के अंदर, तो स्टेपिस बोलते हैं, स्टेप्स बोल दो। ठीक है। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशी होती है? 639 जो अपने शरीर के अंदर जो है मांसपेशी होती है। मानव शरीर में लगभग 639 मांसपेशी होती है। इनमें 400 पेशियां रेखित होती है। सर्वाधिक पेशियां जो है 180 पीठ के अंदर जो है पाई जाती है। पीठ में पाई जाती है सर्वाधिक पेशियां। मानव शरीर का कठोरतम पदार्थ है, कठोरतम पदार्थ जो है दांत के ऊपर जो लगा रहता है, इनेमल रहता है दांत का इनेमल। ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट से जो है बना रहता है, ये सबसे ज्यादा कठोर रहता है। दांत के ऊपरी भाग पर रहते हैं कठोर सफेद एवं चमकीले इनेमल का मोटा आवरण होता है पूरे शरीर में। इनेमल का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। ठीक है, ये हो गया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, वयस्क मनुष्य के जबड़े के अंदर जो है उपस्थित चवर्णक दांतों की संख्या, चवर्णक जो दांत होते हैं वयस्क मनुष्य के, वो कितने होते हैं? दांतों की संख्या होती है 6, 3 नीचे 3 ऊपर। ठीक है, 6 हो गए। दूध के दांत और स्थायी दांत होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। छेदक या करंतक 8 प्रकार के, ऊपर नीचे के काटने के दांत। ठीक है। भेदक या रत्नक 4 प्रकार के फाड़ने के दांत होते हैं, चीरने फाड़ने के काम आते हैं भेदक या रत्नक दांत। अगर चूर्णक होते हैं 8 प्रकार के, दो दो की संख्या में भेदकों के पीछे होते हैं। और चौर्णक होते हैं 12 प्रकार के, 6 ऊपर 6 नीचे, चबाने के लिए होता है। ठीक है, तो चौर्णक का अपन देख रहे हैं। पहले देखिए, आगे वाले जो दांत है अपनी इस साइड के, तो उसको बोलते हैं करंतक। ठीक है, कृंतक आगे की ये 4, 1 2 3 4, ये बोलते हैं कृंतक। अब 4 नीचे तो 4 ऊपर भी तो होंगे, ऐसे तो नहीं है टूट गए। तो 4 ऊपर है 4 नीचे, तो इस कृंतक दांतों की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। रत्नक, कृंतक के जो पास वाले दांत है उनको बोलते हैं रत्नक, जो चीरने फाड़ने के काम आते हैं। ठीक है, अभी देखा ही है अपन ने। और चीरने फाड़ने के काम आते हैं। ठीक है। और आगे वाले जो कृंतक है वो काटने के, क्रय से कृंतक, क्रय से काटना, और रत्नक चीरना फाड़ना। ठीक है। ऋणक की संख्या कितनी होती है? 2 नीचे 2 ऊपर कितनी होगी? 4 हो गई। ठीक है। और अग्रचूर्णक होता है ऋणक के पास वाले दांत, पास वाले 2 दांत होते हैं अग्रचूर्णक, इस साइड भी 2 दांत। तो नीचे कितने हैं? 4, ऊपर कितने? 4। तो अग्रचूर्णक जो है उनकी संख्या हो गई 8। ठीक है। अग्रचूर्णक का जो है कार्य होता है अ, वे दांतों को, दांत का काम चबाना, और वे होता है चीरना फाड़ना। चीरना फाड़ना मुख्यतः इनका होता है, रत्न का। रत्न क्योंकि ये आगे से जो है नुकीले होते हैं, और मांसाहारी जो जंतु या फिर मांसाहारी जो प्राणी होते हैं उनमें ज्यादा विकसित होते हैं ये। ठीक है, अगर चवर्णक हो गया। चवर्णक जो है अपने जो पीछे वाले जो है दांत होते हैं, डांट इसे बोलते हैं। तो पीछे वाली कितनी है? 1 2 3, ये अपनी 3। और इस साइड भी 3। इस नीचे कितनी है? 6, ऊपर कितनी है? 6। तो टोटल हो गई 12। तो चवर्णक की संख्या हो गई 12। तो ये अपन को इनका सीक्वेंस याद रखना है दांत का। एनसीईआरटी से जो है उठाया गया है क्वेश्चन, और एनसीईआरटी कक्षा 7 से। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग मतलब उसका उपस्थित होना, अवशेषीय मतलब बहुत कम लोगों में पाया जाता है, और हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अकल डांट किसी की आ भी जाती है, किसी की जल्दी आ जाती है, किसी की बहुत लेट आती है, किसी की आती भी नहीं है। तो ये अवशेषीय अंग हो गया। अकल डांट या तीसरी डांट है उन दांतों के नाम है जो आखिरी में निकलते हैं। अधिकतर लोगों को 4 अकल डांट होते हैं। आदमी मानव कच्चा मांस खाता था तब इसका महत्व रहा होगा, लेकिन समय के साथ इंसान ने पका मांस और नरम भोजन खाना शुरू कर दिया, जिससे अकल डांट का महत्व खत्म हो गया। और जो महत्व खत्म हो जाता है तो वो चीजें क्या होती है कि विलुप्त होना प्रारंभ हो जाती है। तो इस कारण जो है ये अवशेषी अंग होता है। अभी देखा होगा कि प्रारंभ में जो आदि मानव है उनकी जो बंदर जैसी प्रजाति थी, फिर धीरे धीरे उन चीजों का इस्तेमाल कम होता गया। उन बंदर की जैसे पूंछ भी थी अपने आदि मानव की, वो पूंछ भी धीरे धीरे समय के हिसाब से गायब हो गई। तो वो क्या हो गया? अवशेषी अंग हो गया। ठीक है। कान की कितनी हड्डियां होती है? तो कान की जो है हड्डियों की संख्या होती है 6। मनुष्य के मध्य कर्ण में 3 हड्डियां होती है, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। स्टेप्स जो है कान में मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है। क्योंकि मनुष्य में कुल 2 कान होते हैं, इस प्रकार कान में पाई जाने वाली कुल हड्डियों की संख्या क्या होगी? 6 हो गई। मेलियस, इनकस, स्टेप्स। बाह्य कर्ण और तथा अंतःकरण में हड्डियां नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखना है। बाह्य कर्ण हो या अंतःकरण में हड्डियां नहीं होती है। कान के अंदर जो है उपास्थि पाई जाती है, उपास्थि होती है कान के अंदर, इस कारण जो है इजिली मुड़ भी जाता है। ठीक है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि, प्रबल अस्थि जो है जबड़े के अंदर होती है, वे चबाने का, टिड़ने फाड़ने का, और पूरा मजबूत जो है अपना जबड़ा होता है सबसे। मेंडियल जो है निचले जबड़े में पाई जाने वाली अकेली हड्डी होती है, मेंडिबल। निचले जबड़े के अंदर पाई जाने वाली अकेली हड्डी।
चेहरे की हड्डियों में यही सबसे बड़ी और शरीर की समस्त हड्डियों में सबसे मजबूत होती है। समस्त हड्डियों में सबसे मजबूत और चेहरे की हड्डियों के अंदर सबसे बड़ी होती है मैंडिबल। ठीक है, निचले जबड़े के अंदर होती है। मानव शरीर का प्रमुख उपापचयी अंग है। उपापचयी अंग जो है यकृत होता है, जो है अ, पानी का और उनका संश्लेषण करके जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने को उपापचय क्रिया बोलते हैं इसे। तो ये होता है यकृत के प्रमुख कार्य क्या होते हैं। ये पित्तरस यकृत कोशिकाओं द्वारा इकट्ठा करके यकृत वाहिकाओं में डाल दिया जाता है, जहां से आंत में पहुंच जाता है। यकृत हिपेरिन का जो है हिपेरिन एंजाइम होता है उसका स्रावण करता है। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे कि हिपेरिन जो है एंजाइम उसका स्रावण किसके द्वारा किया जाता है, ग्रंथि के द्वारा, तो यकृत ग्रंथि के द्वारा। यह पित्तरस के माध्यम से वसा की यकृत ग्रंथि नहीं है, सॉरी, यकृत ऑर्गन है एक। यह पित्तरस के माध्यम से वसा की रासायनिक संरचना का परिवर्तित करता है। यह पित्तरस के द्वारा भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। यह पित्त वर्णक तथा यूरिया का निर्माण करता है। यूरिया के निर्माण की प्रक्रिया में यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। ठीक है, अमोनिया को जो है यूरिया में परिवर्तित परिवर्तित करने का कार्य जो है यकृत द्वारा किया जाता है। ये विटामिन ए का संश्लेषण विटामिन ए, सी और डी का संचय करता है। ए, सी, डी को तो संचय करता है, इकट्ठा करता है, और ए का जो है संश्लेषण करता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण जो है सुराग के रूप में काम में आता है। यह रक्त के ताप को जो है नियंत्रित करता है यकृत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का स्त्रावण करता है। पित्त का स्त्रावण अभी डिटेल्स के अंदर देखा है, यकृत करता है। ठीक है, पीएसआई एग्जाम के अंदर आ चुका है। पित्त यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। यकृत से निकलने वाला पित्त का संचय स्टोर पित्ताशय के अंदर होता है। ठीक है, और पित्ताशय से पित्त पक्वाशय में पित्त नलिका द्वारा आता है। पित्त पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान जो है 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्ण की मात्रा 12% होती है। तो ये नोट रखना है अपन को इनकी मात्रा। और पीएच मान जो होता है पित्त का जो होता है 7.7 जो है अपने पास क्षारीय माध्यम के अंदर चला जाता है ये। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किस में होता है। पित्त का संचय होता है पित्ताशय के अंदर, ये अपन ने देखा है डिटेल्स के अंदर। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक रस नहीं बनाता। पाचक रस जो है मूत्राशय द्वारा नहीं बनाए जाते, अमाशय के द्वारा बनाए जाते हैं। एंजाइम लाइपेज, ग्लाइकोज, ठीक है, पेप्सिन, रेनिन जो है अमाशय के अंदर होता है। यकृत बनाता ही है, अभी देखा ही है आपने। और अग्नाशय ग्रंथि है, एड्रिनल जो है हार्मोन जो स्रावित करती है, तो मतलब पाचक रस जो है बनाती है, जबकि ये नहीं बनाता मूत्राशय द्वारा। ये तो उत्सर्जन का कार्य करता है, तो ये ऑप्शन नंबर सही हो गया। अब देख लेते हैं एक बार, अभिक्रिया स्थल जो मुंह होता है, मुंह के अंदर जो है पाचक द्रव्य जो है लार रहता है। अपन ने भोजन को मिलाने के लिए या फिर सहायता करती है लार। ठीक है, भोजन खाते समय निगलने में सहायता करती है। मुंह में लार होती है पाचक द्रव्य के रूप में। अभिक्रिया माध्यम जो होता है लार किस प्रकार का एंजाइम है, अम्लीय माध्यम के अंदर रहता है। और स्रावित जो एंजाइम होता है लार द्वारा टाइलिन या फिर जिसको बोलते हैं लार एमिलियस पके स्टार्च का विलियस शर्करा माल्टोज के रूप में परिवर्तित करता है। जो स्टार्च होता है माल्टोज होता है उसको जो है विलियस शर्करा के रूप में जो है परिवर्तित करने का कार्य करता है। लार का टाइलिन एंजाइम होता है, अम्लीय माध्यम रहता है। ठीक है, आमाशय जो अपने स्टमक रहता है, ठीक है, जहाँ पे अपने भोजन इकट्ठा होता है। आमाशयिक रस जठर रस जो बोलते हैं वो स्रावित करता है, अम्लीय माध्यम रहता है आमाशय में भी। रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, ये देखो नाम याद करने हैं आपको, कैसे भी पूछ सकते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर रेनिन, पेप्सिज और लाइपेज। ठीक है, किसिनोजिन का केसिन में परिवर्तन, प्रोटीन का पेप्टोन में परिवर्तन, और वसा का जल अपघटन करना। लाइप लाइपेज का कार्य होता है वसा का जल अपघटन करना। पेप्सिन का होता है प्रोटीन का पेप्टोन में बदलना। रेनिन का होता है कैसोनिजिन का केसिन में परिवर्तन करना। HCl, तो इन सभी जो है एंजाइम का जो है स्त्रावण होता है अपने आमाशय के अंदर, और इनका जो है अभिक्रिया जो है कार्य होता है रोगाणु को नष्ट करना। ये सारे जो इनके कार्य है। पक्वाशय या फिर इनको बोलते हैं यकृत, पित्त के अंदर होता है, पित्त रस स्रावित करता है। क्षारीय माध्यम के अंदर होता है, अभी देखा है 7.7 था यकृत का जो है माध्यम था। ठीक है, क्षारीय माध्यम के अंदर एंजाइम जो है इसके अंदर बिल्कुल भी एंजाइम नहीं होता है, ये ध्यान रखना है अपने को। यकृत के अंदर एंजाइम स्रावित नहीं करता। अग्नाशय एंजाइमों की क्रिया में मदद करता है। अग्नाशय जो ग्रंथि उसके द्वारा जो एंजाइम स्रावित होते हैं उनको क्रिया के अंदर मदद करता है। वसा को इमल्सीकृत करता है, वसा को मतलब टुकड़ा में टूटकर संश्लेषण करने का कार्य करता है। अग्नाशय पेनक्रियास अग्नाशयिक द्रव्य होता है, इसके अंदर क्षारीय माध्यम रहता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। और अमाशय के अंदर था रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज।
लाइपेज जो है इन दोनों में जो है कॉमन है, ये नोट रखना है अपन को, ठीक है। लाइपेज अग्नाशय और अमाशय में कॉमन है। प्रोटीन और पेप्टोन का जो है संश्लेषण करता है पॉलीपेप्टाइड और एमिनो अम्ल में परिवर्तन। सभी शर्करा और स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन, शर्करा को माल्टोज में और वसा को ग्लिसरॉल और वसा अम्ल में परिवर्तन करने का कार्य जो है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा किया जाता है। इनके एंजाइम में ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। छोटी आंत के अंदर आंत रस स्रावित होता है, क्षारीय माध्यम रहता है, माल्टेज, सुक्रेज, लेक्टेज और इरेप्सिन। माल्टेज जो है माल्टेज का पाचन, सुक्रेज जो है सुक्रोज का पाचन, लेक्टेज जो है लेक्टोज का पाचन, लेक्टो जो है दूध के अंदर शर्करा होती है वो बोलते हैं। इरेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है, ये अपन को ध्यान रखना है एंजाइम, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्टार्च का जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, तो एमाइलेज होता है। स्टार्च का जल अपघटन से जो है ग्लूकोज बनाने वाला एमाइलेज। पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचक रसों में टेनिन अम्ल नहीं है, लैक्टिक अम्ल नहीं है, एमिनो अम्ल नहीं है, तो ये अपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। जो अपने पाचक रस किसके अंदर होगा? अमाशय के अंदर ही होगा भाई। और अमाशय के अंदर जो है अपन देखा था रेनिन है, पेप्सिन है, लाइपेज है और HCl है, ठीक है। रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज और HCl, तो इसका आंसर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है, देखिए लार जो है वसा के पाचन में संयोज करती है, स्टार्च के या प्रोटीन के या रेशे के, तो स्टार्च हो गया, ठीक है। स्टार्च और वसा तो एक ही चीज हो गई, इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को अम्ल एमिनो अम्ल में बदलने के लिए जो है एंजाइम जो है ट्रिप्सिन का कार्य करता है। एंजाइम ट्रिप्सिन किसके अंदर है? तो ट्रिप्सिन जो है, ट्रिप्सिन अपने अंदर है, अग्नाशय के अंदर होता है, पेनक्रियाज के अंदर। और कार्य क्या है? प्रोटीन को पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड, अमीनो अम्ल में जो है बदलने का कार्य होता है, ये अपन देख लिया डिटेल्स के अंदर। तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल बदलना, ये जो टेबल है ऊपर दिखाई गई, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने। अग्नाशी रस में कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है। इमल्सिफाइड वसा को तोड़ने वाला जो है लाइपेज रहता है, ठीक है। इमल्सिफाइड वसा को तोड़ेगा लाइपेज अग्नाशय के अंदर। नेक्स्ट अब जो अपने पास है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता? तो अग्नाशय द्वारा जो है रेनिन जो है स्रावित नहीं होता। ट्रिप्सिन होता है, एमिलेज होता है, लाइपेज होता है। रेनिन जो होता है अमाशय के अंदर स्रावित होता है, ये नोट करना है अपन को। पेप्सिन, रेनिन और जो है लाइपेज और HCl जो है अमाशय के द्वारा होता है। दूध प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी रेनिन एंड एंजियोटेंसिनोजेन के रूप में भी जाना जाता है। गुर्दे द्वारा स्रावित एक एस्पायरेटिक प्रोटीन और एंजाइम है जो शरीर में रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन प्रणाली में जो है भाग लेते हैं। दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में कौन सा जिम्मेदार है? तो रेनिन है, ठीक है, इधर डिटेल्स के अंदर दिया है। रेनिन, एंजियोटेंसिन जो है दूध प्रोटीन के पाचन के लिए जो है रेनिन जो है जिम्मेदार होता है, ये अपन को ध्यान रखना है। CET के अंदर आ चुका है 2023 के अंदर। अमाशय का प्रोटीनली जो है एंजाइम है वो कौन सा है? पेप्सिन है अमाशय का जो है प्रोटीनली एंजाइम। पेप्सिन जाइमोजेनिक सेल से स्रावित होता है। पहले ये निष्क्रिय अवस्था पेप्सिनोजन में रहता है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से अभिक्रिया करके पेप्सिन में बदल जाता है। ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। भोजन प्राय किसमें पचता है? तो भोजन प्राय जो है पचन कार्य होता है छोटी आंत के द्वारा होता है, जिसके अंदर सारे जो है आवश्यक तत्वों का अवशोषण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो है दिखने में ये छोटी, नाम छोटी है, लेकिन सबसे लंबी जो है आंत यही होती है। मनुष्य के शरीर में भोजन की अधिकांश भाग का पाचन छोटी आंत में होता है। यहाँ पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तथा बचे हुए भोजन को अवशोषण हो जाता है, जबकि आमाशय में पाचन की आंशिक क्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है। आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? तो छोटी आंत के अंदर जो है भोजन का अधिकतम जो है अवशोषण होता है। अपन देखा ही कि आहार नाल के जो छोटी आंत होती है भोजन की पचाने के अंदर, और भोजन के जितने भी विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं, उनका सभी का अवशोषण जो कार्य होता है वो छोटी आंत द्वारा किया जाता है। लैक्टोज बना होता है, लैक्टोज होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों का, दोनों से मिलकर जो है लैक्टोज बनता है। हेडमास्टर 2012 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है ये, ग्लूकोज और लैक्टोज। लैक्टोज एक प्रकार की चीनी है जो स्वाभाविक रूप से दूध और डेयरी उत्पादों में पाई जाती है। दूध, दही, इसके अंदर जो है लैक्टोज मिलता है। इसे सामान्य दुग्ध शर्करा के रूप में जाना जाता है। लैक्टोज एक बड़ी शर्करा अणु है जो दूध, दो छोटे चीनी अणुओं ग्लूकोज और ग्लेक्टोज से बनी होती है, ठीक है। लैक्टोज जो है
एक बड़ी शर्करा अणु है जो चीनी के दो छोटे चीनी अणु की बराबर होती है, ग्लूकोज और ग्लूकोज से जो है बनती है। ये हो गया लैक्टोज के बारे में। नेक्स्ट जो अपने पास है क्वेश्चन, आहार नली एलिमेंट्री कैनल का सबसे लंबा भाग जो है क्षुद्रांत होगा। सबसे लंबा भाग छोटी आंत क्षुद्रांत जिसे बोलते हैं। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है। मुख गुहिका जो अपने फर्स्ट भाग होता है आहार नाल का, उसके बाद में ग्रास नली, फिर ग्रासिका, फिर अमाशय के अंदर जाता है, भोजन इकट्ठा होता है। फिर अमाशय से भोजन जो है क्षुद्रांत छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, फिर मलाशय से जुड़ होकर नित्य क्रिया के द्वारा जो है बार अपशिष्ट जो है हो जाता है। ये सभी भाग मिलकर आहार नाल का जो है पाचन का निर्माण करते हैं, पाचन नली का निर्माण करते हैं। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। 7.5 मीटर मतलब 7.5 मीटर, 1 मीटर के अंदर होता है 3 फुट। तो लगभग जो है 21 या फिर 22-23 जो है फुट लंबी जो है क्षुद्रांत होती है अपनी छोटी आंत। ये यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ स्राव होता है। ठीक है, इसकी भित्ति मतलब इसकी सतह से भी कुछ जो है पाचक रस जो है स्राव होते हैं। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रा आ गया इसके अंदर। हाइड्रेशन जब भी आ गया तो मतलब पानी के कारण होगा। डी मतलब कमी, पानी की कमी किसके कारण होगी? भाई जल के कारण ही होगी। डिहाइड्रेशन किसके कारण होगा? पानी की कमी के कारण होता है। हाइड्रा आ गया, हाइड्रा मतलब पानी, तो इसके अंदर हो गया जल। ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट आंसर। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन मतलब निर्जलीकरण, हिंदी में क्या है? निर्जलीकरण। जल की कमी के कारण होता है। उल्टी दस्त के माध्यम से शरीर का सारा जल जो है निकल जाता है बाहर, जिसकी पूर्ति के लिए सैलाइन वाटर जो है चढ़ाया जाता है। अम्लीय श्रावण किसकी विशिष्टता है? तो जठर की जो है अम्लीय श्रावण जो है विशिष्टता है। जठर रस अमाशय से निकलता है। जठर दिन भर में 1 से 3 लीटर तक उच्च अम्लीय पीएच 1.0 से 3.0 ग्रंथियां होती है, जठर रस का स्रावण करता है। इसमें 97% से 99% तक जो है अपने जल होता है, जल मुख्य रूप से होता है। 0.2% से 0.5% तक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और इसमें जाइमोजेनिक कोशिकाओं द्वारा जो है स्रावित पेप्सिनोजन एवं जठर रस जो है लाइपेज नामक एंजाइम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है अमाशय रस के अंदर जो है रहता है। अमाशय के अंदर अपन बात की थी पेप्सिन, रेनिन और एक और था लाइपेज, उसके बाद में असिल, तो ये अमाशय के अंदर जो है एंजाइम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, अमाशय के ऑक्सीडिंग कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट कर देता है। HCl का काम क्या होता है? भोजन के साथ जो है जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है। अमाशय से निकलने वाले जठररस में पेप्सिन तथा रेनिन एंजाइम जो है होते हैं। अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिका होती है। मुख्य कोशिका के द्वारा जो है पेप्सिन को जो है स्रावित किया जाता है। पेप्सिन एक पाचक एंजाइम होता है जिसे मुख्य कोशिकाओं के द्वारा जो है स्रावित किया जाता है। मुख्य कोशिकाएं पेट की ग्रंथि उदर ग्रंथियों के नजदीक प्रचुर मात्रा में जो है मौजूद रहती है। ठीक है, आहार नाल एलिमेंट्री कैनल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? अंतिम उत्पाद जो होता है स्टार्च के पाचन के बाद में ग्लूकोज बनता है, अपन को पता ही है। लार में उपस्थित एंजाइम स्लेवेरी एमाइलेज स्टार्च पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में विभक्त करता है तथा आंत में पाया जाने वाला माल्टेज एंजाइम माल्टोज को तोड़कर ग्लूकोज का जो है उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत जो है मानव शरीर में ग्लाइकोजन को है कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है जमा करता है यकृत। यकृत आवश्यकता से अधिक शर्करा को ग्लाइकोजन में बदलकर इसका संग्रहण कर लेता है। इस प्रक्रिया को जो है ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। रक्त में शर्करा की कमी पड़ने पर संग्रहित ग्लाइकोजन को वापस शर्करा में बदलकर रक्त में मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को जो है ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप से संग्रहित होता है। किस रूप से शरीर के अंदर जो ग्लूकोज संग्रहित होता है? तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो अपने शरीर में संग्रहित होता है। फ्रुक्टोज जो है फलों के अंदर जो पाया जाता है वो शर्करा है। माल्टोज ये भी एक शर्करा है जो अपने अग्राशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होती है। स्टार्च जो है वो वसा वो हो गई। तो नेक्स्ट जो अपने क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, जल का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पे होता है? जल का सबसे सर्वाधिक अवशोषण जो होता है बड़ी आंत के अंदर होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल के अंदर जो है प्रोटीन, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन एमिनो अम्ल के अंदर जो है ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पाचक क्रिया के दौरान। प्रोटीन सर्वप्रथम आमाशय प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन के द्वारा पेप्टोनस एवं पॉलीपेप्टाइड्स में टूटता है। फिर छोटी आंत में अग्नाशय रस के पाचक एंजाइम एवं ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन द्वारा छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड्स श्रृंखलाओं में टूट जाता है।
कार्बोक्सीपेप्टिडेज नामक एंजाइम पॉलीपेप्टाइड्स श्रृंखलाओं के कार्बोक्सिलिक ग्रंथों का जल अपघटन करके इन्हें एमिनो अम्ल में तोड़ा जाता है। किसके स्त्रावण में एंजाइम होते हैं? एंजाइम जो है किसके स्त्रावण के कारण होते हैं? लाल ग्रंथि के स्त्रावण में जो है एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये बाकी देखो सिबेशियम ये बिल्कुल भी पसीने की ग्रंथियां होती नहीं है। लिमेफ नोड ये बिल्कुल नहीं है। एंजाइम जो है लाल ग्रंथि के अंदर ही होगा, अपने पढ़ा है उस टेबल के अकॉर्डिंग। लार का निर्माण 3 जोड़ी ग्रंथियों द्वारा होता है। ये गाल में कर्णपूर्ण निचले जबड़े में अधोजंब व अविचुंबकीय जिहा के नीचे स्थित होता है। अधोजिहा जिहा के नीचे जो स्थित होगा अधोजिहा जबड़े में होता है अधोजंब, और जो है निचले जबड़े के अंदर, और कर्णपूर जो है इधर कान के पास में गाल के अंदर कर्णपूर होता है। ठीक है, तो ये अपने जो है लार का निर्माण करने वाली ग्रंथियां हो गई मुंह के अंदर। इन ग्रंथियों में लार मुख गुहा में पहुंचती है। मुख गुहा जो अपने इधर है मुख के अंदर। और विद्युत अपघटे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है एंजाइम लार एमाइलेज या टाइलिन लाइसोजाइम होते हैं। पाचन की रासायनिक प्रक्रिया मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटित करके एंजाइम टाइलिन या लार एमाइलेज की सक्रियता से प्रारंभ होती है। लगभग 30% जो है स्टार्च इसी एंजाइम की सक्रियता पीएच जो होता है इसका 6.8 होता है से द्विशर्करा माल्टोज में जो है अपघटित होती है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम जीवाणु के संक्रमण को रोकता है। जिस विलयन का पीएच 7.0 से अधिक होता है वह क्षारीय होता है, जिसका पीएच 7.0 के बराबर होता है वो उदासीन होता है। ये तो अपन पता ही है पीएच स्केल के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? लार के अंदर देखो टाइलिन जो एंजाइम है वो उपस्थित होता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो है, और लेक्टेस तो अपने दूध के अंदर होता है, शर्करा के अंदर होता है। लेक्टेस सॉरी रबड़ के अंदर होता है, रबड़ के पादप के अंदर। पेप्सिन जो अपने और पेप्सिन और ट्रिप्सिन अपने अमाशय के अंदर होता है। टाइलिन ही बचा, टाइलिन किसके अंदर होगा फिर? लार के अंदर। तो काफी ज्यादा वो टेबल इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसके अंदर क्वेश्चन बनते ही है। निम्नलिखित में से मनुष्य का उत्सर्जी अंग जो है कौन सा होगा? फेफड़े। भाई वायु का उत्सर्जन करते हैं फेफड़े हो गए। त्वचा पसीने का उत्सर्जन करती है स्वेट, स्वेट जो होता है अपने। और वक्र वक्र जो है अपने यूरिया का अपने मूत्र का उसका उत्सर्जन करता है। सारे जो है उत्सर्जन का उपयुक्त समित क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 थे जो अपने पास एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। कशेरुकीय के विभिन्न उत्सर्जी अंग एवं उनके कार्य। वक्र किडनी होता है उत्सर्जी अंग है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जल की अतिरिक्त मात्रा एवं टॉक्सिन्स का शरीर से जो है बाहर निष्कासन करने का कार्य होता है किडनी के द्वारा। त्वचा जल खनिज लवण स्वेद तथा कुछ मात्रा में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है स्किन के द्वारा। फेफड़े जो होते हैं CO2 जल को जल वाष्प के रूप में शरीर से बाहर करने का कार्य करते हैं। आंतर इंटेस्टाइन अनपचे एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर करना आंत्र का कार्य होता है। यकृत लीवर जो अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य होता है जो यकृत के द्वारा किया जाता है। वक्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वक्र नलिका होती है। ठीक है, ये अपन ध्यान रखो। मूत्र नलिका मूत्राशय मूत्र जनन ये सभी जो है उत्सर्जन तंत्र के पार्ट हो गए। तो वक्र से रिलेटेड तो एक ही हो गया। ठीक है, वक्र नलिका ये ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट है। डिटेल्स के अंदर देख रहे हैं प्रत्येक वक्र का प्रमुख ऊतक अर्थात पेरेन्काइमा लगभग 10 लाख लंबी महीन एवं अत्यधिक कुंडलित नलिकाओं का एक जटिल व ठोस पिंड होता है जिन्हें वक्र नलिका या वक्राणु कहते हैं। ये वक्रों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो है इकाई होती है। वक्र नलिका या वक्राणु जो है वक्रों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गुर्दे का नहीं है? गुर्दे का कार्य कौन सा नहीं? रक्तचाप का नियमन बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल है गुर्दे का। मूत्र को बाहर निकालना, शरीर के तरलों को अम्लता का नियमन। ठीक है, प्रतिजैविक जो है एंटीबायोटिक्स का स्त्राव करना नहीं है क्योंकि इसका कार्य तो उत्सर्जन करना है। उत्सर्जन करना है तो फिर इनका स्त्राव कैसे करेगा? ठीक है। गुर्दे किडनी का कार्य रक्तचाप को नियमन, मूत्र को बाहर निकालना तथा शरीर के तरलों के अम्ल क्षार का जो है नियमन करना है गुर्दे का मुख्य कार्य। और मानव शरीर में कितने गुर्दे मिले कितनी किडनी होती है? 2 किडनी। एक किडनी बेच दो आईफोन लियो। भाई गलत है पूरा। किडनी की वैल्यू आईफोन जितनी नहीं है। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? गुर्दे का रोग जो होता है कैडमियम के प्रदूषण से होता है। कैडमियम प्रदूषण से मानव शरीर में जो है गुर्दे का रोग होता है। और जिससे कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई रोग होता है। इटाई इटाई रोग किससे होता है? कैडमियम के के प्रदूषण से। और किसमें होता है? गुर्दे के अंदर होने वाला रोग होता है इटाई इटाई। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? अपोहन गुर्दे के अंदर होता है। अपोहन को या डायलिसिस बोलते हैं। रक्त शोधन की जो एक क्रिया होती है कृत्रिम विधि होती है। इस प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वक्र यानी गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते हैं। तो गुर्दे से जुड़े रोगों को लंबे समय से मधुमेह के रोगी तथा उच्च रक्तचाप जैसे स्थितियों में कई बार
डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। उसका ब्लड जो है साफ करने के लिए और कुछ समय लंबे समय तक अगर उसके अंदर जो है मधुमेह या उच्च रक्तचाप जैसी शिकायत बन रही है तो डायलिसिस का जो उपयोग किया जाता है किस कारण रक्त शोधन के लिए। ठीक है, अपहन इसे बोलते हैं। वक्र नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है? थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया है, लेवल सेकंड 2023 के अंदर। वक्र नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के अंदर होता है? वेसोप्रेसिन जो हार्मोन है उसके द्वारा जो है इसका जो है नियमन होता है। वेसोप्रेसिन मुख्यतः जो है वक्र की दूरस्थ संवलित नलिका से जल एवं आयनों के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है, जिससे मूत्र के साथ जल का ह्रास डाइयूरेसिस कम हो जाता है। अतः इसे प्रतिमूत्रक या फिर हार्मोन या एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन एडीएच बोलते हैं। एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन एडीएच होता है। वेसोप्रेसिन वक्र के अंदर जो है संवलित नलिका होती है जो अवशोषण पुनर्अवशोषण करती है आयनों का और जल का। ठीक है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य द्वारा प्रतिदिन औसतन कितना यूरिया जो है उत्सर्जित किया जाता है? तो 25 से 30 ग्राम जो है स्वस्थ मनुष्य के द्वारा जो है डेली जो है यूरिया उत्सर्जित किया जाता है। एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर जो है मूत्र उत्सर्जित करता है। औसतन प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम जो है यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। मानव के उत्सर्जन तंत्र में शामिल नहीं है। उत्सर्जन तंत्र में वक्र युग्म में शामिल है, मूत्रवाहिनी शामिल है, मूत्राशय शामिल है। नेत्र युग्म में जो उत्सर्जन अंग में जो है शामिल नहीं है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका डायग्राम जो अपने मानव का उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, ये अपनी दो किडनी हो गई इधर, वक्र जिसे बोलते हैं अपन। वक्र वक्र गहरे लाल रंग का सेम की बीज की तरह होता है। सेम का बीज ऐसे होता है भाई, ऐसे ही होता है सेम का बीज। उसी की आकृति होती है। का प्रमुख कार्य करता है रक्त का प्लाज्मा को छानकर शुद्ध बनाना। प्लाज्मा को छानकर शुद्ध करना इसका कार्य होता है। अर्थात इसमें से अनावश्यक या अनुपयोगी पदार्थों को जल की कुछ मात्रा के साथ मूत्र यूरिया के द्वारा शरीर से बाहर निकालना इसका मुख्य कार्य होता है वक्र का। एड्रिनल ग्रंथि जो है वक्र का जो है वहां पे होता है एड्रिनल ग्रंथि यहाँ पे। और मेडुला जो है वक्र के अंदर वाला ये पार्ट ये मेडुला बोलते हैं। वक्र धमनी यहाँ पे जो ये नसें होती है इनको जो है वक्र धमनी बोलते हैं। और वक्र शिरा जो है बड़ी वाली जो है ये इनको शिरा बोलते हैं। पश्चिम महाशिरा ये पहले पीछे वाली महाशिरा को पश्चिम महाशिरा। पृष्ठ महाधमनी एक होती है महाधमनी। ठीक है, पृष्ठ महाधमनी महाशिरा के ऊपर है जो है। और मूत्रवाहिनी जो है ये है ही है इस साइड वाली वक्र से जो सीधे जुड़ी है और मूत्राशय तक सीधे कनेक्टेड है जो है मूत्रवाहिनी हो गई। ये ब्लेडर हो गया अपने मूत्राशय। और जो है अपने मूत्र मार्ग हो गया जहाँ से उत्सर्जन का क्रिया होती है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उत्सर्जित हो जाते हैं। एड्रिनल ग्रंथि कोर्टेक्स मेडुला वक्र धमनी अब देख लिया। वक्र के दो भाग होते हैं, बाहरी भाग को जो है कोर्टेक्स बोलते हैं और भीतरी भाग को जो है मेडुला बोलते हैं, ये देख लिया। बाहरी भाग है जो कोर्टेक्स, अंदर का भाग है मेडुला। ठीक है। उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर मानव प्रजाति मानव प्रजाति है यूरिया उत्सर्जित। क्योंकि यूरिया का जो है उत्सर्जन मानव प्रजाति द्वारा है किया जाता है। अमोनिया नहीं करता, यूरिक अम्ल का नहीं करता। यूरिक अम्ल यूरिया में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है तो ये अपन को ध्यान रखना है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? जो यूरोक्रोम जो है एक वर्णक होता है उसकी मौजूदगी के कारण, उसकी उपस्थिति के कारण जो है मूत्र का जो पीला रंग होता है। मूत्र संग्राहक वाहिनियों में बनता है। मूत्र अम्लीय होता है। ठीक है। मूत्र का हल्का पीला रंग उसमें उपस्थित यूरोक्रोम वर्णक के कारण जो है होता है। सामान्य मूत्र में 95% जो है जल होता है, 2% लवण होता है। और जिसके अंदर Na+, K+ और Cl- मतलब सोडियम पोटेशियम और क्लोरीन जो है और SO4 इत्यादि जो होते हैं 2% के अंदर। 2.6% यूरिया होता है। 0.3% यूरिक एसिड तथा क्रिएटिनिन होती है। इसका रंग यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। ठीक है। इसका पीएच औसतन मान जो है 6 होता है। ठीक है। मूत्र में एल्ब्यूमिन नहीं होता, इसकी उपस्थिति में एल्बुमिनुरिया जो है कहते हैं। इसकी उपस्थिति को एल्ब्यूमिनुरिया कहते हैं। मूत्र में तीव्र गंध अमोनिया NH3 के कारण आती है। तीव्र गंध जो तीक्ष्ण गंध आती है वो NH3 अमोनिया की उपस्थिति के कारण होती है। ठीक है। तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है। 95% इसके अंदर जल होता है। 2% Na+, K+, Cl+ होता है। हल्का पीला रंग होता है और अम्लीय माध्यम के अंदर रहता है ये। हेनले का लूप हेनले का लूप पाया जाता है वक्र के अंदर। हेनले का लूप। नेफ्रॉन का संबंध निम्न में से किससे है? नेफ्रॉन का संबंध जो है वक्र के अंदर से है, यकृत के अंदर नहीं होता, हृदय के अंदर और वृषण के अंदर नहीं होता। ये मानव जनन तंत्र का बात है। ये हृदय अपने सबसे उत्तरदायी जो है मैं सुचारू रूप से कार्य करते हैं सभी अंग हृदय कारण। ब्लड को सभी जगह पंप करने का कार्य करता है। यकृत पढ़ाई है अपने, यकृत ग्रंथि है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन, इसका मुख्य कार्य
पहले रक्त का फिल्ट्रेशन, फिर आवश्यक तत्वों का पुनः अवशोषण और शेष दूषित तत्वों की मूत्र में उत्सर्जन होता है। शरीर में विद्युत अपघटन की सांद्रता का नियंत्रण करने का कार्य जो है यकृत ये गुर्दे के द्वारा जो है किया जाता है। यकृत द्वारा जो है वसा का जो है स्टार्च का अवशोषण, उसका संश्लेषण क्रिया जो है यकृत द्वारा जो है की जाती है। निम्न में से कौन मानव शरीर में न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है? न्यूरॉन न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। जो वोमन कैप्सूल है वो न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है। डेंड्राइट है, एक्सॉन है, सेल बॉडी है। जो न्यूरॉन जो होता है नेफ्रॉन उसका हिस्सा है। नेफ्रॉन के ऊपरी हिस्से पर कप के आकार का थैला होता है जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। बोमेन कैप्सूल के निचले हिस्से पर नली के आकार की छोटी नली होती है। ये दोनों नली मिलकर जो है नेफ्रॉन बनाती है। ठीक है। शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनता है। अम्ल क्षार का जो संतुलन है वो गुर्दे द्वारा जो है बनता है। गुर्दे का जो प्रधान कार्य है मूत्र उत्पादन करना, रक्त शोधन की क्रिया करना। इनके द्वारा क्षार अम्ल का संतुलन और रक्तचाप का नियम नियंत्रण का कार्य होता है। इनका मल स्वरूप मूत्र बाहर निकलना उत्सर्जन का कार्य होता है। गुर्दे द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना मूत्राशय के अंदर जो है इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद में जो है उत्सर्जित अंग द्वारा निकल जाता है। इसमें मुख्यतः यूरिया और अमोनिया होता है। ठीक है। उत्सर्जित पदार्थ के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है? यूरिया और क्या होता है? अमोनिया जो है स्थित होता है यहाँ पे। ये गुर्दा हो गया, गुर्दे द्वारा जो है रक्त का शोधन की जाती है और काम की चीजें ले ली जाती है। बाकी अपशिष्ट चीजों को इस नली द्वारा जो है, इस नली को बोलते हैं जो अभी आपने देखा ना, मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में इकट्ठा होता है, उसके बाद में ये उत्सर्जित हो जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।